का बिल का देखिए, आप बिल पे करते हैं जाकर, तो उसमें आपका 6,000 बिल आ गया। तो अब आपका 6,000 जो बिल आ गया, एक्चुअली में आपका 6,000 बिल नहीं है। हाँ ठीक है, नया दिवाकर। तो एक्चुअली में जो आपका अमाउंट है वो 6,000 नहीं है। आपने उस पर्ची को देखा तो क्या पता चला कि 5500 करीब आपका बिल है, जो कि 500 रुपए जो लिए गए वो टैक्स के रूप में वसूले गए। तो आप लोग उसको सकते हैं, और आपको मैं अभी टेक्स्ट में कुछ आर्टिकल का यूज करूंगा। आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ आर्टिकल का यूज करके करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आर्टिकल 265 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 265 क्या कहता है कि विधि के प्राधिकरण के द्वारा ही टैक्स लगा सकते हैं। कानून लगाएगी तो उसी के आधार पर ही टैक्स वसूल सकती है। अगर कानून नहीं बनाती इस पर, तो सरकार, हमारा ये आर्टिकल 265 कहता है कि सरकार टैक्स नहीं वसूल कर सकती। अगर कानून बनाती है इस पर, तो उसके आधार पर टैक्स वसूल सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टैक्स लगाने का जो हक है वो संसद को होता है, जहां पर वो कानून बनाती है। और विधान मंडलों को होता है, और कहीं कहीं राज्यसभा, केंद्र विधान मंडलों को होता है। कहीं कहीं एक सदन होता है और कहीं कहीं दो सदन होता है। तो दोनों सदनों को मिलाकर विधान मंडलों को टैक्स लगाने का अधिकार है। ये बात समझ में आ गई? यानी जो टैक्स लगाने का जो हक है वो संसद को है, जहाँ कानून मंडलों को है। तो अब बात करते हैं, अगर हम आर्टिकल को गौर से देखें, आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए तक के जो हमारा आर्टिकल है, वो भाग 12 के अंतर्गत आता है। और भाग 12 क्या कहता है कि जो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध कैसे हों। आवाज नहीं आ रही है, दोबारा जो है, हाँ कर लीजिए, ठीक है। तो भाग 12 क्या कहता है, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध कैसे होंगे। वित्त का मतलब होता है पैसे से। पैसे से संबंध कैसा होगा केंद्र और राज्यों के बीच। तो ये भाग 12 के अंतर्गत जितने आर्टिकल आते हैं, इसमें पैसे से संबंधित जो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं कैसे हैं, वो सारे इसमें बताए गए हैं। ठीक है, वो मैं ज्यादा डिटेल पर नहीं जाऊंगा। जब आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जो कंपटीशन की तैयारी करता है वो पढ़ता है, तो उस आधार पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक टैक्स पर है, जो मेन मेन इसमें जरूरत है आर्टिकल की, वो मैं बता एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन की बात करता है। और भाग 13 के अंतर्गत आर्टिकल 301 से 307 तक के आते हैं। और 307 का भी मैं आगे वर्णन करूंगा, इस वजह से बताया। अब बात करते हैं, टैक्स पर आते हैं। टैक्स हम लोग हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दो टाइप के होते हैं टैक्स। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। हम लोग जो है बचपने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग को पता होता है। तो मैं ज्यादा इस पर डिटेल नहीं बताऊंगा। तो एक लाइन में अगर समझाना चाहूँ, तो किस मुझ पर लगा, मान लीजिए मुझ पर लगा और मुझी से वसूल लिया गया, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। मोना विश्वकर्मा पे सरकार ने टैक्स लगाया इनकी इनकम पर, तो इन्हीं से वसूल लिया डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट टैक्स होगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझ पर लगा और वसूला गया रूपा शर्मा से, मुझ पर लगा वसूला गया रंजना शाह से, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। यानी लगाया किसी पर जा रहा है और वसूला किसी और से जा रहा है, तो ऐसा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए लगाया एक्स पर, वसूल रहे हैं वाई से, ठीक है। अभी आपको शायद कि इतनी अच्छे से इनडायरेक्ट टैक्स ना समझ में आया हो, तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, शायद कि आपको बेहतर तरीके से
जाए। एक तो एक्साइज ड्यूटी भी समझा देंगे और उसके बाद आगे भी बताएंगे एक्साइज ड्यूटी होती क्या है, कौन लगाता है। और दूसरी चीज आपको जब ये एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो सेल टैक्स भी आपको बता दूंगा, ये सेल टैक्स कैसे वसूला जाता है और किस पर लगता है। और तीसरी चीज आप इस एग्जांपल पर ये समझेंगे कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो कैसे लगाया जाता है और कैसे वसूला जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री खोली। ठीक है, क्या खोली? एक फैक्ट्री खोली, वो भी पेन बनाने। अब मुझे पेन बनाना है, फैक्ट्री खोल लिया। अब एक बात इससे पहले और समझ लिए, जब काम बड़े स्तर पर होता है या फैक्ट्री वगैरह पर होता है तो सरकार की नजर होती है। तो सरकार क्या करता है, अपना एक ऑफिस बना देता है वहीं पे, उसी उन्हीं के अंदर गेट पे, और अपने अधिकारी को बैठा देता है टैक्स के लिए। तो अब मैंने फैक्ट्री खोली और खोलने के बाद मैंने पेन का क्या किया, पेन का निर्माण किया या पेन बनवाया। पेन जब बनकर तैयार हुआ तो मैंने क्या सोचा, उसको सब कॉस्ट जोड़ा तो मिलाकर 2 रुपए मान लीजिए आ रही थी। ठीक है, 2 रुपए उसकी कॉस्ट आ रही थी। तो मैंने सोचा इस पर, फैक्ट्री का मैं मालिक था तो मैंने सोचा 1 रुपया तो मुझे मिलना चाहिए, तो हो गया 3 रुपए। तो अब मैं वो माल बेचने के लिए, होलसेलर को देने के लिए मैं अपने फैक्ट्री से माल निकाला। तो माल निकालने से पहले जो अधिकारी थे उन्होंने रोक लिया, कहा पहले इसको माल निकलने से पहले इस पर सेल टैक्स आप पे करिए, एक्साइज ड्यूटी पे करिए, क्योंकि आपने माल को बनाया है। ये भी समझ लीजिए, जब कोई चीज का उत्पादन होता है, किसी चीज को बनाया जाता है, उस पर जो टैक्स लगेगा वो एक्साइज ड्यूटी लगती है। कौन सी लगती है, लिख लीजिए। किसी चीज के उत्पादन में आप कुछ भी बनाइए, आप पेन बना रहे हैं, उस पर जो टैक्स लगेगा उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। आप कॉपी बनाया, कॉपी की फैक्ट्री खोले, आपने कार बनाई, आपने बाइक बनाई, उस पर जितना भी टैक्स लगेगा वो एक्साइज ड्यूटी लगेगा, क्योंकि आपने उसका उत्पादन किया है। किसी चीज का भी उत्पादन आप करेंगे उस पर एक्साइज ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। तो सरकार ने कहा इस पर पहले एक्साइज ड्यूटी दे दीजिए। मैंने कहा कितना परसेंट? तो सर उन्होंने कहा कि 10% के हिसाब से दे दीजिए। तो 10% 3 रुपए था, 3 रुपए का 10% निकालेंगे, 30 पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन सरल करने के लिए उसको 30 पैसे ना मान करके 50 पैसे मान लेता हूँ। तो वो तो 3.5 रुपए की, तो मैंने होलसेलर को बेचा 3.5 रुपए की। अब वो होलसेलर के पास गई, उसके बाद होता खुदरा विक्रेता, यानी तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मान लीजिए कोई ग्राहक आया होलसेलर के पास से वस्तु लेने के लिए। अब वो सोचा कि लाओ ये पेन बेचे हैं, तो बेचने से पहले सरकार ने कहा आप ये सामान को बेच रहे हैं, इस पर पहले सेल टैक्स पे करिए। क्या पे करिए? जब कोई सामान बेचा जाएगा उस पर जो सरकार टैक्स लेगी उसको सेल टैक्स कहते हैं। ठीक है, अगर उत्पादन करेंगे तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, अगर वही माल को आप बेचेंगे तो उस पर सेल टैक्स आपसे वसूलेंगे। तो सरकार ने कहा भैया इस पर पहले सेल टैक्स पे कर दीजिए। मान लीजिए 14% मांगा। मैंने कहा, होलसेलर ने कहा कितना परसेंट? तो सरकार ने कहा 14% दे दीजिए। 14% उसने, पहले ये समझ लीजिए, वो 3.5 रुपए की वस्तु खरीदा था, तो उसने सोचा 2 रुपए तो उससे मिलना चाहिए, क्योंकि उसका हक है। ये जो दुकान खोले है, बिजली का बिल है और किराया हो दुकान का, तो उसने अपनी वैल्यू ऐड करी कि 10 भी 2 रुपए। तो 3.5 और 2 5.5 रुपए हो गए थे, 5.5 रुपए की बेचने जा रहा था। सरकार ने कहा इस पर पहले सेल टैक्स पे कर दीजिए फिर बेचिएगा। तो उसने क्या किया कि सेल टैक्स पे करा। मान लीजिए 14%, 5.5 पर 14 पंजे 70, 77 रुपए लमसम आ रहा है, 77 पैसे लमसम आ रहा है। तो 5.5 रुपए की वस्तु उसने दे दिया 6.5 रुपए की ग्राहक को। तो आपने क्या देखा, 2 रुपए की वस्तु,
क्या क्वेश्चन किया है? क्वेश्चन अभी आप लोग मैसेज सेंड कर दीजिए, मैं अभी पढ़ लूंगा, ठीक है? पहले मैं टॉपिक पूरा कर दूं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। अहमद सर हर्ष थिंग्स की प्रोडक्शन में एक्साइज ड्यूटी लगाई या कुछ इसके बाहर भी होती है, अभी बताएंगे। क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी ली जाती है वो दो तरीके, तो सारी जितनी जितनी भी वस्तुएं होती हैं जिसका भी उत्पादन किया जाएगा सब पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। दो चीजों को छोड़कर, वो दो चीजों को राज्य सरकार लेती है, तो अभी आगे बताएंगे। और बाकी जिसका भी उत्पादन किया जाएगा, जिस चीज का भी उत्पादन किया जाएगा उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो हमारी केंद्र सरकार लेती है। अभी ये आगे चलकर बात करेंगे कौन से केंद्र सरकार के टैक्स टैक्स हैं, कौन से राज्य सरकार के टैक्स हैं। तो अभी तो मैं ये एग्जांपल पहले पूरा कर लूँ, तो 2 रुपए की जो चीज थी वो 6.5 रुपए की उस बंदे ने खरीदी। हाँ जी मैम। हेलो मैम, कुछ बोल रही हैं? हाँ, नहीं 2 रुपए की वस्तु जो थी वो उस बंदे ने जो खरीदी वो 6.5 रुपए की वस्तु खरीदी। तो क्या हुआ कि जो टैक्स सरकार ने वसूला वो फैक्ट्री के मालिक से वसूला और दुकानदार से वसूला। उसने क्या किया, जो माल था, जो प्रोडक्ट था, उस पर उसने अपनी वैल्यू टैक्स को ऐड कर दिया। उसने अपनी जेब से नहीं दिया, बल्कि वो सारा का सारा टैक्स आपसे लिया, यानी ग्राहक से सारा का सारा टैक्स लिए वसूला। क्योंकि सरकार को फैक्ट्री के मालिक या दुकानदार पर कंट्रोल करना आसान होता है, ना कि कस्टमर को इतना अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। तो सारा का सारा टैक्स लगाया गया आप पर और वसूला सरकार ने फैक्ट्री से, फैक्ट्री के मालिक से और दुकानदार से। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स इस तरह से चलता है, लगाया गया टैक्स आप पर, वसूला जा रहा है फैक्ट्री के मालिक से और दुकानदार से। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हेलो, आगे बढ़े। हाँ, क्या कह रही है? आगे ठीक है, आगे बढ़े। तो अब हम टैक्स की बात करने से पहले एक चीज और बता दें कि टैक्स जो होता है वो एक तो सेंट्रल का होता है। मान लीजिए सेंट्रल जो होता है उसके कम से कम, उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि आपकी बेसिक अगर किसी चीज की भी आपको बेस पता होगा फिर उसको आपको समझने में आसानी हो जाती है। देश के बारे में पहले बताते हैं। देश जो होता है हमारे यहाँ, अगर बात करें तो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है यूनियन, दूसरा होता है फेडरेशन। यूनियन में यूके आता है, फ्रांस आता है। तो एग्जांपल देकर बताता हूँ तो शायद कि ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास जो है राज्य नहीं है। जैसे हमारे यहाँ केंद्र है और राज्य, दो सरकारें हैं। लेकिन जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास राज्य नहीं है। हाँ, उनके पास छोटे छोटे शहर हैं, उन शहरों को वो पावर नहीं मिली है जो हमारे पास जो राज्यों को मिली हुई है। हमारे पास राज्यों के पास मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, विधानमंडल होता है, इसमें टैक्स पारित किया जाता है, टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स वसूल सकते हैं और पब्लिक सर्विस घोषित कर सकते हैं। इनके हाथ में जो होती है पूरी पूरी पुलिस पावर होती है। अगर आप देखें तो शक्तियों का जो बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में भारत में बराबर बराबर होता है। और कुछ शक्तियां जो हैं वो पंचायतों को दी गई है आर्टिकल 243 के बाद से। तो बात कर रहे थे कि जो हमारा देश है, तो जो जिसमें फेडरेशन नहीं है, जो यूनियन अभी बताया था, यूके और फ्रांस है, तो इस इनको कोई झंझट ही नहीं होती है कि जो टैक्स आया वो राज्य का है या केंद्र का है। क्योंकि दिक्कत वहां होगी जहां पर फेडरेशन होगा, जहां पर बंटवारा होगा। जो टैक्स आ रहा है, कुछ टैक्स राज्य में जा रहे हैं, कुछ टैक्स केंद्र में है, तो इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होती है और बहुत ही प्रॉब्लम भी होती है। अभी बताएंगे कैसी कैसी प्रॉब्लम थी
और कैसे कैसे सरकार ने इसको खत्म किया, और जीएसटी पर हम किस तरह से आए, ये पूरी डिटेल बताएंगे। तो इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि तो इनको कोई झंझट ही नहीं होती, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो टैक्स आता है वो सारा सारा इन्हीं का है। वो बंटवारा नहीं है कि ये केंद्र का है ये राज्य का है। दिक्कत वहां पर है जहां पर फेडरेशन है, जहां पर दो सरकारें हैं। जो आया, मान लीजिए कि एक आया राज्य के पास, तो वहां पर दिक्कत होती है, कुछ राज्य को कुछ तो दिक्कत वहां पर होती है। तो बात करें, अगर एक उदाहरण और दें अमेरिका का, तो यहाँ पर जो है कहती है, क्योंकि ये एक क्लासिकल उदाहरण है। यहाँ पर जो राज्यों को शक्ति है, अ, राज्यों की दुनिया बिल्कुल अलग है और केंद्र की दुनिया बिल्कुल अलग है। ये इसमें स्वायत्तता हासिल है इनको, एक दूसरे से कोई वो नहीं होता कि जैसे हमारे पास जो के राज्यों को इतनी स्वायत्तता हासिल नहीं है, तो इनके पास पूरी पावर रहती है। तो अब ये तो अब बात करते हैं जो हमारे केंद्र सरकार हैं और राज्य सरकार हैं, और उसके बाद एक लोकल होता है। हम लोग एक्चुअली दो ही को पढ़ते हैं, एक होता है सेंट्रल और एक होता है स्टेट। और लोकल को नहीं पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं पढ़ते हैं अभी बताते हैं। आपको ये बोला था। तो सेंट्रल के पास जो टैक्स होते हैं वो मान के चलिए 20 के करीब होते हैं, और जो स्टेट के 15 के करीब होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर, और जो राज्य के पास थे वो कम से कम 20 के आसपास थे। इनके पास, राज्यों के पास गिनतियों में तो ज्यादा है, लेकिन इनके पास टैक्स नहीं आता है। इनके पास ऐसे ऐसे टैक्स हैं, 100 यात्रा पर टैक्स। तो 100 यात्रा पर टैक्स कौन देगा। और जो एक लोकल बताया, तीन चीज लिख लीजिए आप लोग, एक सेंट्रल का होता है, एक स्टेट और एक लोकल। तो लोकल में कौन आते हैं, पंचायत आती है। तो लोकल बता देते हैं पहले कि लोकल को हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो पंचायत कानून आने के बाद और नगर पालिका या नगर निगम कानून आने के बाद हर राज्य के विधान मंडलों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपने पंचायतों और नगर पालिका या नगर निगम के लिए वित्त की व्यवस्था करें, यानी कि पैसे की व्यवस्था करें। इनको भी तो पैसे की जरूरत है, पंचायतों को और पंचायतों को, नगर पालिकाओं को। तो क्या कहती है कि इनके लिए पैसे की व्यवस्था करें। यहाँ जो ये राज्य हैं, इनमें अपने में से कुछ कर इनको सौंप दें। यहाँ तो ये कहते हैं कि ये कर आपको नहीं देंगे, और ये कर हम ही वसूलेंगे। राज्य ये कहे कि ये कर हम ही वसूलेंगे, लेकिन इसका परसेंटेज आपको इतना दे दिया जाएगा, या तो ये व्यवस्था कर दें। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इनकी परसेंटेज को क्या करते हैं, सरकार जो है इनकी परसेंटेज को तय कर देती है कि इतना इतना परसेंटेज दिया जाएगा, और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर तय किया जाता है। इस वजह से हम लोग इनके टैक्स नहीं पड़ते हैं, और ना ही इनको टैक्स दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के पड़ते हैं, वैसे ही हम लोकल के भी पड़ते हैं कि इनको ये टैक्स मिले हुए हैं। तो इस वजह से हम लोग को चलो एक पढ़ने में सुविधा हुई कि हम लोग को ये नहीं पढ़ना पड़ता। अब बात करते हैं, सीधे टैक्स पर आते हैं। केंद्र सरकार के सबसे पहले आप डाल लीजिए इनकम टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स और एक और डाल लीजिए कारपोरेट टैक्स, ये दोनों की बात करेंगे। दोनों एक ही एग्जांपल तो शायद कि समझ में आ जाए इनकम टैक्स क्या होता है और कारपोरेट टैक्स क्या होता है। तो इनकम टैक्स क्या होता है, किसी की आय पर जो टैक्स लगता है, इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। किसी पर्सनल इनकम पर, यानी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आपके फादर हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह पर मंथ जो है 1 लाख रुपए है, साल पर जोड़ा जाता है। तो ये, तो मान लीजिए उनकी जो सैलरी से डायरेक्ट उनसे जो टैक्स ले लिया गया, भैया आप इतना कमाते हैं, सरकार ने कहा इतना टैक्स दे दीजिए। तो वो उनकी जो इनकम पर जो टैक्स लिया जाएगा वो हमारा इनकम टैक्स कहलाएगा। और कारपोरेट टैक्स क्या होता है,
जो आपके फादर हैं जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपके फादर से को 1 लाख रुपए अगर वो तनख्वाह दे रहा है, तो वो कम से कम आपके फादर से 10-15 4-5 लाख या 6-7-8 लाख रुपए तो कमा रहा हो। तो एक बंदा तो है नहीं फैक्ट्री में, कई बंदे होते हैं तो सबसे कमाता है। तो फैक्ट्री की जो इनकम होती है, ये याद रखिए, ये लिख लीजिए, फैक्ट्री की इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। किसी एक बंदे पर जो टैक्स लगेगा उसकी इनकम पर, वो हमारा इनकम टैक्स कहलाता है। और किसी फैक्ट्री की इनकम पर अगर लगता है टैक्स, वो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। तो ये दोनों शायद कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं और कैपिटल गेन टैक्स की। ये क्या होता है? ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है। कहते हैं, और जो जमीन बेचते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जो टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन टैक्स कहलाएगा आपका। जमीन, आप जो जमीन खरीद रहे हैं, जो जमीन बेच रहे हैं, उस पर जो टैक्स लगता है वो कैपिटल गेन टैक्स होता है। और ये दो तरीके से लगता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये भी लिख लीजिए कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है। यानी कि शॉर्ट टर्म वो होता है कि मान लीजिए 3 साल आपने कोई जमीन खरीदी और 3 साल से पहले आपने उसे बेच दी, तो उस पर जो टैक्स लेगी सरकार, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर वही जमीन आपने 3 साल के बाद बेची, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और बात की जाए डायरेक्ट टैक्स की, तो एक होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स केंद्र सरकार का। ये अभी केंद्र सरकार के बता रहे हैं, जिससे ज्यादा इनकम आती है केंद्र सरकार के पास। अभी पहले वो बता रहे हैं जिससे ज्यादा कमाई करते हैं केंद्र सरकार। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है, वो जो हम लोग शेयर वगैरह खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते हैं, उसके ट्रांजैक्शन पर जो प्रॉफिट होता है, उस लॉस पर नहीं, प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है वो हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। तो ये थे हमारे, अगर बात की जाए अभी टैक्स तो बात करी जाए कि टैक्स की, तो टैक्स तो बहुत होते हैं। मतलब मैंने बताया, एक होता है एफडीटी, जो कि खत्म कर दिया गया, बहुत से टैक्स खत्म कर दिए गए हैं। और वेल्थ टैक्स होता है, और भी टैक्स होते हैं। तो अभी मैं इनको नहीं बता रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि सर जो है, या बता दूं? बता दीजिए सर। चलो एफबीटी बता देते हैं। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ये हटा दिया गया है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होता है? तो मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी साल की तनख्वाह 12 लाख रुपए है, और 12 लाख पर आप मान लीजिए 1,72,000 या 1,80,000 रुपए आप टैक्स के रूप में देते हैं हर साल। 12 लाख पर 1,72,000 या 80,000 रुपए आप टैक्स के रूप में दे देते हैं सरकार को। ठीक है, जब आप ये दे देते थे, लेकिन आपने क्या क्या करा कि आपने वो फैक्ट्री छोड़कर दूसरी फैक्ट्री ज्वाइन करी। और जब वहाँ फैक्ट्री में ज्वाइन किया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप 12 लाख करते, तो आपको 12, आपसे पूछेगा भाई कितना ले हो गए साल का। तो आपने कहा कि मेरी तो पहले तो 12 लाख थी, आप कम से कम ऐसा करिए 15 लाख दे दीजिए। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपको 15 लाख दूंगा। लेकिन उसने कहा सर एक काम